Dear students, welcome back. Yes, this time for my students who are newly joining to Delhi University and many other UGC affiliated universities all over India. Yes, बीए ऑनर्स में आप ज्वाइन करते हैं 18 साल की उम्र में +2 पास करके CUET यूजी दे करके अब तो मेनली पॉलिटिकल साइंस में तो उनको हेल्प करने के लिए और इनिशिएट करने के लिए ये जो 4 ईयर डिग्री कोर्स है ऑल रिलेटेड इंफॉर्मेशन मोस्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कैसे करें पढ़ाई उसकी क्या कोर्स स्ट्रक्चर है क्या सिलेबस है बुक्स एंड रिसोर्सेज टिप्स एंड स्ट्रैटेजी जो मैं अपने संचित जो मेरी नॉलेज है उसके बेसिस पे आपको सलाह आई होप ये मेरे सभी नए स्टूडेंट जो इनिशिएट हो रहे हैं पॉल साइंस में अंडर ग्रेजुएट में उनके लिए बेहद उपयोगी होगा लेट अस बिगिन इससे पहले कि मैं और आगे बात करूं मैं जरूर मेंशन करना चाहता हूं उर्वी महाजन को जो रामजस कॉलेज में 7 सेमेस्टर पॉल साइंस के स्टूडेंट हैं एनईपी कोर्स के तहत और उनका बहुत हेल्प मिला है मुझे समझने में क्योंकि एक्चुअल मुझे चाहिए था बिकॉज जो इंटरनेट पे मैंने मिनी रिसर्च की उसमें बहुत गैप थे उन्होंने काफी चेंज कर दिए हैं तो उर्वी ने मुझे बताया कि एक्चुअली स्ट्रक्चर में क्या चेंज हुआ एंड देयर आर सिग्निफिकेंट चेंजेस सो थैंक यू उर्वी यस अब देखिए कि इस वीडियो में क्या है पहले तो मैं स्ट्रक्चर ऑफ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो बीए ऑनर्स पॉल साइंस के कोर्स हैं उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे आपको पूरा एक ओवरव्यू मिलेगा कि 4 साल के कोर्स में क्या क्या है सेमेस्टर वाइज कोर्स की कंटेंट क्या है पॉलिटिकल साइंस की और डिटेल सिलेबस हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर की केवल देखेंगे ये बात याद रखिए क्योंकि ऐसे अननेसेसरी इस वीडियो को लंबा करने से कोई फायदा नहीं आगे आपको जो है सेकंड थर्ड सेमेस्टर की तो मिल ही जाएगी देन बुक्स जो है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों जो रिसोर्सेज हो सकते हैं बुक्स के अलावा उस पर भी मैंने एक दो स्लाइड दिया है आपको काफी उससे हेल्प मिलेगी इसके अलावा मेरी जो अपनी जो एक्सपीरियंस है और जो पिछले 8-10 सालों में जो स्टूडेंट से बात करके जो मुझे समझ में आई है वो यहाँ पे एक अर्जित ज्ञान दे रहा हूं आप इसे जैसे भी चाहें वैसे यूज कर सकते हैं जितना आपको लगे सही है एंड सेम वे में जो है मैं टिप्स और स्ट्रैटेजी भी देता हूं वो भी मेरी अपनी बात है जो मुझे लगता है मेरे अपने एक्सपीरियंस है मेरे स्टूडेंट के एक्सपीरियंस है आप उसको जितना सही समझें चलिए ये मैं बता दूं यदि गलती से वैसे तो यदि आप फर्स्ट सेम में हैं तो आपके लिए कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट मेरे वो भी होंगे जो अभी उर्वी जैसे हैं जो 6th या 5th या 7th सेमेस्टर में है और वो वेट कर रहे हैं फाउंडेशन बैच के लिए यदि ऐसा है तो सीयूईटी पीजी 2027 की जो फाउंडेशन बैच जो यूजफुल होगी जेएमआई सीपेट एएमयू सीपीजी सभी पीजी एंट्रेंस टेस्ट के लिए क्योंकि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज उसमें डिस्कस की जाती है तो वो जो वेट कर रहे हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है कि सितंबर में स्टार्ट होगी एग्जैक्ट डेट कुछ दिन में बताएंगे आप प्री एक तरह से रजिस्टर कर सकते हैं बाय सेंडिंग योर नेम टेलीग्राम आईडी मोबाइल नंबर एट दिस मेल आईडी गौर कीजिए POLSChelp@POLSChelp.in यस ये सही है आप इसमें भेजें प्लीज इसमें भेजें जीमेल वाले पे भी मत भेजें ये नया आपके लिए बनाया गया है जीमेल वाली यूजीसी नेट के लिए है तो वहां गड मड हो जाती है आप इसको यूज करें इस मेल आईडी को अब आइए हम लोग बीए ऑनर्स जो पॉल साइंस की जो सिलेबस है जो एनईपी बेस्ड जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स करिकुलम है उसको कोर्स करिकुलम फ्रेमवर्क यूजीसीएफ एनईपी बेस्ड है 2022 से स्टार्ट होती है उसको उसके कोर्स के 4 साल के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं इससे पहले कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का आपको ये टेबल समझे आप एक बहुत अफसोस की बात है कि मैंने जब से पॉल साइंस हेल्प चैनल शुरू किया ये 2017-18 की बात है तब से तीसरी बार ये चेंज मैं देख रहा हूँ पिछले 10 सालों में ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है पहले जो है सीबीसीएस होती थी सीबीसीएस और फिर 2019 में चेंज करके उसको कुछ एलओसीएफ जैसी कर दी गई थी और फिर अभी जो है यूजीसीएफ कर दी गई है ये तीसरी चेंज है 2022-18 4 सालों में तो स्टूडेंट कभी जो है स्टेबल नहीं हो पाते हैं स्टूडेंट मीन्स की जो एक पूरी जो कोहर्ट निकलती है वो स्टेबल नहीं हो पाते टीचर स्टेबल नहीं हो पाते उनको बहुत प्रॉब्लम हुई है कई टीचर्स ने मुझसे शेयर किया है कि एनईपी के सिलेबस में इतनी बदलाव थी कि उनको बहुत मुश्किल हुई है
और स्टूडेंट को भी। विद दिस लेट अस सी। अब यहाँ पे देखिए तो अम, आप यहाँ पे सेमेस्टर, पहले तो देखिए कि ये सब जो है पेपर्स हैं, ये पेपर्स हैं। ये कितने, मतलब पेपर मींस कि जो टाइप ऑफ पेपर है, जैसे डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स है, और ये टोटल पेपर आपको 4 साल में कितने पढ़ने हैं। इनफैक्ट इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। और अ, ये थोड़ा करेक्शन इसमें चाहिए, 72। ओके। सो और ये जो है टोटल क्रेडिट है। क्रेडिट मतलब कि ये तो फॉरेन से लिया गया है क्रेडिट सिस्टम। एक पेपर यदि आप पास करते हैं तो आपको 4 क्रेडिट या 2 क्रेडिट ऐसे मिलते हैं, और एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्रेडिट आप यदि लाते हैं तो आप अंडर ग्रेजुएट बनते हैं। और सेमेस्टर वाइज जो है ये पेपर कैसे अरेंज है, ये यहाँ पे, और ये क्या है इसके बारे में। अब चलिए, आपको क्या क्या सब्जेक्ट या पेपर पढ़ने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है जो पॉल साइंस की जो कोर पेपर है, उनको इन्होंने नाम दिया है डीएससी, शॉर्ट में डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्सेज, मतलब कोर जो पॉल साइंस आपको जानना चाहिए। ऐसे आपको 18 पेपर जो है पढ़ने हैं, जिसमें 4 क्रेडिट एक पेपर में है, तो 18 इंटू 4 72 क्रेडिट आपको टोटल आपको 4 साल में मिलता है। अब ये कैसे अरेंज है, सेमेस्टर 1 to 6 में 3 पेपर जो है इस सेमेस्टर में पढ़ने हैं। सेमेस्टर 7 एंड 8 में जो है इन्होंने इसको हटा दिया है। यही उर्वी से मुझे पता लगा, ये पूरा ही हटा दिया है। यदि उर्वी ने नहीं बताया होता तो मैं आपको ऐसे बताता। तो सेमेस्टर 1 to 6 में 3 पेपर ईच है, तो 18 पेपर आपको पढ़ने हैं। जो फोर्थ ईयर है उसमें कोई डीएससी नहीं है। ये मेन पेपर है, मतलब यही क्रक्स है पॉलिटिकल साइंस का। अब आइए, एक आपको पढ़नी होती है एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। ये शुरू से है, पहले भी था। ये लैंग्वेज होती है और इन्वायरमेंटल साइंस होती है, ये कंपलसरी जैसी है। ये आपको 4 पेपर जो है पढ़ने हैं। सेमेस्टर 1 to 4 में केवल पढ़ने हैं। 5th and 6th सेमेस्टर जो कि थर्ड ईयर है उसमें ये नहीं है। और एक पेपर चारों सेमेस्टर में पढ़ने, तो 4 पेपर हो गए, और इसमें 2 क्रेडिट मिलती है, तो 8 क्रेडिट हो गए। जैसे मैंने बताया, लैंग्वेज एनवायरमेंटल साइंस में है। और लैंग्वेज में भी जो है इस टाइप का है कि यदि मान लिया आपने हिंदी ले लिया फर्स्ट सेमेस्टर में, तो फिर थर्ड सेमेस्टर में उसका अपग्रेडेड हिंदी, मतलब हिंदी लेवल 1 लेवल 2 ऐसे पढ़ना है। कोई भी लैंग्वेज लोगे तो उसका 2 बार पढ़ना होगा। और इन्वायरमेंटल साइंस भी 1 2 करके आपको है, एक बेसिक एक हायर लेवल। दैट्स ऑल, यही 4 इसमें है। कोई भी लैंग्वेज आप 8 शेड्यूल का चुन सकते हो। देन एक है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, मतलब ये आपको एनईपी में था कि बच्चों को स्किल देना है, तो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है। अब इसका लिस्ट जो है ना ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, आप दोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये स्ट्रक्चर मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का दे रहा हूं, जो कि अदर यूनिवर्सिटी में भी सिमिलर है। तो स्किल इन्हांसमेंट या प्रैक्टिकल स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। ये आपको 6 पढ़ने हैं, और 2 क्रेडिट हैं, तो 12 टोटल क्रेडिट हैं। सेमेस्टर 1 to 6 में 1 पेपर ईच है, और 7 8 में कोई नहीं है, यहां भी कोई नहीं है 7 8 में, फोर्थ ईयर में। देन ये है इलेक्टिव कोर्स। इलेक्टिव कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर जगह बहुत इलेक्टिव कोर्स की वैल्यू होती है। वो आपको इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज देता है। उसमें भी 2 टाइप के इलेक्टिव कोर्स हैं। एक है जनरल इलेक्टिव, जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जुड़े हुए नहीं है, और एक है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, जिसके की टॉपिक पॉलिटिकल साइंस से ही निकलते हैं। अब आपको क्या है कि इसमें आपको 14 पेपर जो है वो पढ़ने हैं। बहुत ज्यादा है, आप देखोगे इलेक्टिव और होना भी चाहिए। 18 मेन पेपर हैं तो 14 ये हैं। तो इसमें भी जो है जो क्रेडिट हैं वो कितने हैं, 48 मुझे लग रहा है, ये ज्यादा हो जाएंगे, ये 4 हैं, तो 56 हो जाएगा। यस, मैंने थोड़ा सा इसको पहले पूर्वी से बात करके मुझे करेक्ट करना चाहिए था, कुछ करेक्शन छूट गए हैं। तो सेमेस्टर 1 to 2 में जो है वो, इसमें भी 4 क्रेडिट है, ये ध्यान रखिए, जबकि एईसी और एससीसी में 2 2 क्रेडिट है, ध्यान रखिए। सेमेस्टर 1 to 2 में जो है एक जी पेपर जो है आपको पढ़नी है, जनरल इलेक्टिव। 3 to 4 में आपके पास चॉइस है कि आप या तो जी पढ़ो या एक डीएससी ले सकते हो, मतलब डिसिप्लिन स्पेसिफिक भी ले सकते हो या जनरल ले सकते हो। 5th 6th में आपको 2 पढ़ने हैं, एक जनरल इलेक्टिव और एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। यहाँ पे देखिए 2 हो गए। और 7 8 में तो आके आपको 3 हो जाते हैं,
जी या डीएससी, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये मैंने बता ही दिया, इंटरडिसिप्लिनरी है तो टोटल जो है 14 है, 4 हैं तो 56 क्रेडिट मिलेंगे। देन एक और इन्होंने एनईपी में जोड़ा है वैल्यू एडिशन कोर्स, आपको वैल्यू, इथिक्स, अवेयरनेस, ये सब के लिए कि आप मतलब एक मोरल इथिक्स बैकग्राउंड के साथ आप अंडर ग्रेजुएट बनो। तो ये 4 जो है पेपर आपको पढ़ने हैं सेमेस्टर 1 to 4 में, 1 पेपर ईच, जस्ट लाइक एईसी और एससीसी। इसकी भी लिस्ट आप इंटरनेट पे दोगे तो आपको मिल जाएगी। हर कॉलेज में अलग अलग सेट ऑफ वीएससी और एससीसी है, उसी में से आपको चूज करना है। और 7th 8th सेमेस्टर में कुछ नहीं है, 5th 6th में भी नहीं है, केवल 1 to 4 में है। और इसको जो है यहाँ भी थोड़ा रॉन्ग है, इसमें 2 क्रेडिट है तो ये 8 क्रेडिट हो जाता है। अब आइए जो फाइनल ईयर है, जो 4th ईयर है, पहले तो 4 ईयर होती नहीं थी, 3 इयर्स की होती थी। 4 ईयर में आपने देखा कि केवल आपको 3G या डीएससी पेपर पढ़ने हैं। कोई डीएससी नहीं है 4th ईयर में, एईसी नहीं है, एससीसी नहीं है, केवल इलेक्ट्रिक पेपर है और वीएससी भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको जो है 2 ट्रैक है, 3 तो पेपर यहाँ हो गए, जी और डीएससी। और एकेडमिक ट्रैक में या तो आप रिसर्च ले लो, एक रिसर्च प्रोजेक्ट, या कोई एकेडमिक प्रोजेक्ट या एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स कर लो। तो उसकी जो क्रेडिट है, ये भी यहाँ पे 20 होगा। सो 20 कर लेते, 20 यहाँ था भी, तो 20 है, 10-10 क्रेडिट आपको जो है या तो रिसर्च ट्रैक का मिलेगा या एकेडमिक प्रोजेक्ट का। और 3G है तो वहां पे 4 इंटू 3 12, 12 एंड 10 जो है 22 क्रेडिट। हर सेमेस्टर में आपको 22 क्रेडिट है, याद रखना, हर सेमेस्टर में 22 क्रेडिट आपको करनी है। तो आपको जो है 2 ट्रैक की सर्टिफिकेट मिलेगी, या तो आप बीए ऑनर्स विद रिसर्च करोगे यदि आपने रिसर्च ट्रैक लिया है, या बीए ऑनर्स विद एकेडमिक प्रोजेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप करोगे। यहाँ पे ये भी गौर करने की बात है कि आपको 4 ईयर यदि आप डिग्री कोर्स कर लेते हो तो आपको माना जाएगा कि आपने मास्टर्स जैसा कर लिया और सीधे आप यूजीसी नेट देके पीएचडी ज्वाइन कर सकते हो। ये बहुत बड़ी एक फैसिलिटी, आपका 1 साल बच जाता है, आपको 2 ईयर मास्टर्स करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे टोटल जो क्रेडिट है वो 176 होगी। कैसे? 22 आपने देखा कि हर सेमेस्टर में क्रेडिट है और इसको आप 8 सेमेस्टर से गुना कर दो तो 176, तो 176 क्रेडिट जो है लेकर के आप 4 ईयर में निकलते हुए। यहाँ ये भी ध्यान रखो कि बहुत सारे बच्चे 3 साल के बाद छोड़ देते हैं, वो भी एकदम ठीक है। आप 2 इयर्स मास्टर्स यदि करना चाहते हो सीयूईटी पीजी करके, तो आपके लिए 8 सेमेस्टर तक पढ़ना जरूरी नहीं है। तो फिर क्या है, 22 into 6 सेमेस्टर, तो ये कितना हुआ, 132। तो 132 क्रेडिट लेकर के आप सही बिल्कुल अंडर ग्रेजुएट बीए ऑनर्स पॉल साइंस कर सकते हो। ऐसे भी बहुत स्टूडेंट करते हैं और कई स्टूडेंट जो है वो 7th 8th सेमेस्टर भी लेते हैं और उसमें फायदा जो मैंने बताया कि 1 ईयर आपको बेनिफिट मिल जाता है। अब आइए वो चूंकि बहुत ही क्लमजी एक टेबल मैंने आपको समझाया जो कि पूरे 4 साल के स्ट्रक्चर को बताता है क्रेडिट को, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई मैं सेमेस्टर वाइज कर रहा हूं, उसी से लिया गया है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 22 क्रेडिट लेने हैं, हर सेमेस्टर में 22 क्रेडिट है। कैसे लेते हो? आपको 7 पेपर पढ़ना है, 3 डिसिप्लिन स्पेसिफिक, एक जनरल इलेक्टिव, एक एबिलिटी इन्हांसमेंट, एक स्किल इन्हांसमेंट और एक वैल्यू एडिशन। और यही जो है आपको सेम सेकंड सेमेस्टर में भी है, सेम रिपीट होता है 22 क्रेडिट। थर्ड सेमेस्टर में केवल डिफरेंस ये है कि 3 डीएससी, एक एईसी, एक एससीसी, वीएससी तो है ही। यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि या तो आप जी लो या डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव लो, आपके पास चॉइस है, लेकिन पढ़ना एक ही पेपर है। अगेन 22 क्रेडिट। फोर्थ सेमेस्टर इज सेम एज थर्ड सेमेस्टर, सेम 22 क्रेडिट। फिफ्थ सेमेस्टर में बहुत कुछ बदल जाता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, गौर करो कि वीएससी गायब हो गया है, नो वीएससी, और यहाँ पे एईसी भी गायब हो गया, ये दोनों यहाँ गायब हो गए हैं। और यहाँ पे पेपर जो है घट गए हैं, 6 पेपर हो गए हैं। अब आपको 3 डीएससी, एक जी, एक डीएससी।
अब क्या इन्होंने किया है कि वीएससी में 2 क्रेडिट था, आपको याद है, और एईसी में भी 2 क्रेडिट था, इन दोनों को ड्रॉप कर दिया, एक डीएससी इन्होंने जोड़ दिया एक्स्ट्रा, यहाँ 4 क्रेडिट है तो बराबर हो गया क्रेडिट। एसईसी तो है ही, तो ये 22 क्रेडिट फिर रह गए। फिफ्थ सेमेस्टर सेम, सॉरी यहाँ सिक्स्थ होगा, सिक्स्थ सेमेस्टर जो है बिल्कुल फिफ्थ के जैसा ही है, सेम। सेवेंथ एट सेमेस्टर बहुत ही अलग है, जो मैंने आपको बताया है, तो इसमें भी 22 क्रेडिट, लेकिन केवल आपको इलेक्टिव पेपर पढ़ने हैं प्लस रिसर्च या एकेडमिक प्रोजेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप, 2 ट्रैक में से एक ट्रैक लेनी है। ये दोनों सेम है। इसमें आपको 10 क्रेडिट मिलते हैं, इसमें मिलते हैं 12, 3 जी या डीएससी में, और टोटल 22 क्रेडिट। टोटल आप क्रेडिट देख सकते हो, यदि 4 साल का कोर्स करते हो 176, यदि 3 ईयर कोर्स करते हो तो 132 क्रेडिट आपको कंप्लीट करना होगा। यदि आपने इस कॉम्प्लेक्स टेबल को थोड़ा धैर्य से सुन लिया है तो आपको बहुत एक ओवरव्यू मिलेगा, एक दो बार गौर से रिपीट करके सुन लेना। अब आओ जो कोर्स कंटेंट है, कोर कोर्स का, मैं अब एसईसी और वीएससी एईसी की छोड़ रहा हूं, केवल कोर्स जो पॉल साइंस की है, यदि वो देखो तो सेमेस्टर 1 में आपको जो 3 कोर कोर्स पढ़ने हैं, डीएससी 1 2 3, वो है पॉलिटिकल थ्योरी की समझ, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, मोस्ट बेसिक। फिर आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट यहीं पे पढ़ा देते हैं, आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कौटिल्य से लेकर के मनुस्मृति एंड ऑल, धर्मशास्त्र, शुक्राचार्य एंड ऑल। देन 3 है जो यहां से आपको इंडियन पॉलिटिक्स का वो एक तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं, कोलोनियलिज्म से शुरू करते हैं, नेशनलिज्म, नेशनल बॉन्डिंग। फिर सेमेस्टर 2 में डीएससी 4 5 6 है, यहाँ पे वो आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यहाँ इंट्रोड्यूस कराते हैं, और इंटरनेशनल रिलेशन को भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो जो 3 जो मेन सब फील्ड है पॉलिटिकल साइंस की, पॉबैड, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और आईआर, उससे आपको ये इंट्रोड्यूस कराते हैं। सेमेस्टर 3 में डीएससी 7 8 9 है, यहाँ पे वो जो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट को, यहाँ तो था आइडिया एंड इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे वो एंशिएंट एंड मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ाते हैं। यहाँ पॉलिटिकल थ्योरी यहाँ डीएससी 1 में थी, इसी का एक्सटेंशन है, इसको आगे ले आते हैं, कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स पढ़ाते हैं, एंड कोलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म को आगे बढ़ाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, यहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूशन आपको बेसिकली पढ़ाते हैं। सेमेस्टर 4 में डीएससी 10 11 12 है, जहां पे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इंट्रोड्यूस किया था, यहाँ इंडिया में जो स्पेसिफिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो पढ़ाते हैं। यहाँ पे वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को थोड़ा और आगे ले जाते हैं, और ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी थोड़ा आगे ले जाते हैं। सेमेस्टर 5 में है डीएससी 13 14 15, यहाँ पे वो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, जिसमें प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली एंड ऑल, एंड यहाँ पे जो है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जहाँ पे गांधी जी, तिलक, सावरकर एंड ऑल, एंड देन पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया, इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज एंड सुप्रीम कोर्ट के केसेस एंड एक्ट्स, लॉज एंड ऑल, तो ये पढ़ाते हैं। और सेमेस्टर 6 जो है उसमें डीएससी 16 17 18 है, यहाँ पब्लिक पॉलिसी पढ़ाते हैं। 17 में कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को और आगे ले जाते हैं, इसमें डिफरेंट जो कंट्रीज की एरिया स्टडी आप करते हैं, और ये जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस स्ट्रेटजी बताते हैं। यहाँ पे जो मैं आपको लिख रहा हूँ, ये उर्वी से बात करने के बाद मुझे पता लगा, पहले ये थी, इसको हटा दिया है इन्होंने, तो डीएससी 1920 अब है ही नहीं, केवल आपको 3 जनरल इलेक्ट्रिक या डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पढ़नी है। 7th 8th सेमेस्टर में कोई कोर पॉलिटिकल साइंस कोर्स नहीं है, नो डीएससी। सो डीएससी केवल 18 है और वो 6 सेमेस्टर में ही है, ये डिफरेंस आप याद रखिए, तो इसको आप 18 पेपर कर लीजिए। अब यहाँ पे जो है, जो डिटेल सिलेबस जो सेमेस्टर 1 का है, वो यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ। इस पे मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन में नहीं करूंगा, ये जस्ट आपके एक तरह से रेफरेंस के लिए, क्योंकि आप अभी एकदम नए हैं, तो आपको यदि डिटेल सिलेबस एक जगह मिल जाती है तो आपको अच्छा रहता है। ये जो अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी है, उसमें आप देखिए यहाँ पे आवर्स भी दी गए कि इतने घंटे आपको लेक्चर होंगे। क्या है पॉलिटिक्स, थियोराइजिंग द पॉलिटिकल, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी, नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल, इंपेरिकल, ये पहले भी थी ये सब। देन देयर आर 2
धाराएं पॉलिटिकल थ्योरी के, एक ट्रेडिशन, मतलब कि डिफरेंट धाराएं हैं, टू नहीं, मतलब एक तो है कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी और मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। तो वो मैं यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ कि डिफरेंट जो स्ट्रीम्स है, लाइक लिबरल धारा है पॉलिटिकल थ्योरी की, मार्क्सिस्ट है, अनार्किस्ट है, कंजर्वेटिव है, फेमिनिस्ट भी है, पोस्ट मॉडर्निस्ट भी है, लेकिन आपको इतनी ही पढ़ने हैं। देन क्रिटिकल पर्सपेक्टिव भी पढ़ने हैं, फेमिनिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्न। चलिए यहाँ पे इन्होंने दे ही दिया। द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन मतलब क्यों जो है हम सरकार की बात मानते हैं, हम क्यों गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को, कानून को मानते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। एंड हम एक पॉलिटिकल कम्युनिटी है जिसका अपना सॉवरेनिटी है, हमारी अपनी स्टेट है, हम बराबर हैं, सिटीजन है, लाइक दैट पॉलिटिकल कम्युनिटी। यहाँ पे देखो जो आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, ये बहुत नया है और इसमें बहुत बच्चों को परेशानी होती है। स्टेट क्राफ्ट इन एंशियंट इंडिया, बहुत ज्यादा टेक्स्ट मिलता नहीं है, मनुस्मृति में कौटिल्य से उन्होंने लिया है। देन धर्मा धम्मा एंड दंडा, धम्मा मतलब कि जो बुद्धिज्म में धर्मा को धम्मा कहते हैं, दंड मतलब कि स्टेट क्राफ्ट ही है, ये पढ़नी है। मतलब बेसिकली इंडियन पॉलिटिक्स जो है, एंशियंट इंडियन पॉलिटिक्स, वो धर्मा और डंडा का इंटरप्ले है। अभी आपको ये बात यदि नहीं समझ में आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन यूनिट 3 में जो है न्याय नीति है, ये काफी ज्यादा ये अमृत्य सेन, जो प्रोफेसर सेन है, उनके थॉट से लिया गया आइडिया ऑफ जस्टिस से, जहां न्याय को वो रियलाइज जस्टिस कहते हैं और नीति को जो है वो बहुत अच्छी फेयर जस्ट पॉलिसी कहते हैं। यूनिट 4 जो है वो सभा और समिति है, मतलब ये शो करने के लिए कि इंडिया में डेमोक्रेटिक रूट काफी पहले से हैं। ये दोनों एक तरह का काउंसिल जैसे होते थे जो राजा को सलाह देते थे। देन राज्य और राष्ट्र का जो एक बहुत ही कंटेंसस इशू है कि स्टेट और नेशन में क्या फर्क है, और हमारा जो कॉन्सेप्शन है हिंदू कॉन्सेप्शन, वो राज्य राष्ट्र का क्या है, ये पढ़ाई जाती है। और ये तो वर्णा जाति, जो आप जानते हैं, वर्णा तो केवल 4 हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और जातियां हजारों हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे उसकी उत्पत्ति होती है, और वो क्या स्ट्रक्चर है, उससे क्या परेशानी हुई। यदि थर्ड डीएससी देखें, सेमेस्टर 1 में 3 ही आपको है, कोलोनलिज्म एंड नेशनलिज्म, बहुत बड़ा सिलेबस है, मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा। इसमें से बेसिकली कैसे अंग्रेज आए, और फिर मतलब उसकी जो कोलोनलिज्म की भी जो डिफरेंट स्ट्रीम्स है, पर्सपेक्टिव, लिबरलिज्म, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, पोस्ट कोलोनलिज्म, और नेशनलिज्म को भी पढ़ने के बहुत सारे नजरिए हैं इंडिया में, वो भी नेशनलिस्ट नजरिया है, इंपेरियलिस्ट, मार्क्सिस्ट एंड सबल्टन। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने इस पर पूरी वीडियो बनाई हुई है। कॉलोनियल रूल इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, क्या होता है उसका इकोनॉमी पे, एग्रीकल्चर पे, लैंड रिसोर्सेज पे, इंडस्ट्री, इकोलॉजी पे। फिर उसके बाद 1857 का जो विद्रोह होता है उसके बारे में, उससे क्या चेंजेस आते हैं इंडिया में, और एजुकेशन और न्यू मिडिल क्लास कैसे राइज होता है। फिर है कि नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स जो है, जहां गांधी जी आ जाते हैं, उसकी भी जो फेजेज हैं, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, स्वदेशी मूवमेंट, और फिर रेडिकल्स भी बीच में आते हैं, भगत सिंह, आजाद एंड ऑल, मुस्लिम लीग भी बनती है, और फिर गांधी जी आ जाते हैं, और फिर तो वो छा जाते हैं, गांधी जी का मास मोबिलाइजेशन, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया। देन रिवोल्यूशनरीज एंड सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, ये भी एक अलग धारा है, मैंने आपको बताया, भगत सिंह से लेके राजगुरु और एम एन रॉय, डांगे, एंड जो सोशलिस्ट लोग हैं, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी एंड ऑल, ये सब भी एक अलग, उनकी भी बहुत कंट्रीब्यूशन रही है। फिर कैसे जो है हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, और कैसे हिंदू मुस्लिम जो है डिवीजन होता है समाज में, कम्युनलिज्म होती है, उसका क्या परिणाम होता है कि हम दो पार्ट में बंटते हैं। तो उसे टू नेशन थ्योरी, निगोसिएशन, पार्टीशन, ये है। फिर सोशल मूवमेंट भी उस काल में, जो अंग्रेजों के टाइम में जो पीजेंट मूवमेंट हुआ, ट्राइबल मूवमेंट, वर्कर्स मूवमेंट, वुमेन मूवमेंट, एंटी कास्ट मूवमेंट एंड ऑल। अब आइए हम लोग बुक्स एंड रिसोर्सेज, अब इस पे ये है कि बहुत वैरी कर सकता है। मेरी सजेशन ये है, मुझे जो लगा है, लेकिन आप, ऐसा नहीं है कि इससे आप लिमिटेड हैं, लेट अस सी। मुझे ये लगता है कि पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट में इतने सारे बुक देख के डरना मत, क्योंकि मैं आपको बाद में बताऊंगा, और अभी एक बार फिर से बता देता हूं कि बेस्ट जो रिसोर्स है वो है ऑनलाइन, इग्नू की
स्टडी मटेरियल, और आपको और कहीं नहीं देखना है। ये कोई बुक नहीं भी आप पढ़ना चाहें तो एक बुक को जरूर पढ़िए, वो है ओपी गौबा की। ये आपको पूरे मतलब 3 इयर्स तक आपको हेल्प करेगा। अच्छी बुक है, इसमें काफी ऐसी चीजें हैं जो आपको कम्पिटिटिव एग्जाम से लेके हर जगह हेल्प होगी। बाकी आपकी चॉइस है, आप थोड़ा बहुत इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पढ़ लेना। जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया है, मैं तो हमेशा कहूंगा कि यहाँ तो मैंने बुक दिया है, लेकिन बेस्ट वे पढ़ने का है, अभी तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, ऑनलाइन जाओ और कॉन्स्टिट्यूशन .pdf इसको डाउनलोड कर लो, और आप देखो कि आपको कितना मजा आता है। आप सीधा कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ो। उसमें डियर स्टूडेंट केवल जो है आर्टिकल्स नहीं है, उसमें जो है ये भी इंडिकेटेड है कि किस आर्टिकल में क्या चेंजेस हुए हैं, किस अमेंडमेंट से, वो फुट नोट में लिखा हुआ है, वह नंबर देकर के, वो वंडरफुल है। उसमें किस केस के थ्रू हुई है वो भी आप जान सकते हो, और पूरी इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस को आप इस डॉक्यूमेंट से समझ सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है, फ्री है, उसका यूज करो। यदि उस पर कॉमेंट्री चाहते हो तो डीडी बसु की कॉमेंट्री आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे ले सकते हो। कई लोग इसमें जो है लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं, मैं अभी आपको बोलूंगा होल्ड ऑन, अभी नहीं, आप सिविल सर्विसेज दे रहे हो तो ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस को समझने के लिए बुक मुझे बहुत अच्छी लगी है, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसको जरूर पढ़ो। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में कोई अच्छी बुक नहीं है, इस बुक को भी मैं बहुत अच्छा रेट नहीं करता हूं, लेकिन एक ही बुक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो बुक है मोहित भट्टाचार्य की, ठीक है, लेकिन इसकी जो कुछ 2-3 चैप्टर हैं शुरू के, निकोलस हेनरी को जरूर पढ़ो। निकोलस हेनरी एक, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी में हेवुड है, वैसे जो है निकोलस हेनरी हेनरी इसके महंत है, जरूर इसको पढ़ना चाहिए। बाकी ठीक है, मैंने दे दिया है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में एंड्रयू हेवर्ड की बुक बहुत अच्छी है, और उतनी अच्छी बुक जो है जॉन बायलिस स्टीव स्मिथ की है, इन दोनों को जरूर थोड़ा बहुत पढ़ो। इंडियन पॉलिटिकल थॉट अगेन ओपी गौबा की बुक अच्छी है, पढ़ सकते हो, सिंपल है। आ, वैसे यहाँ पंथम की बुक मैंने नहीं दिया है, लेकिन चलो वो बाद में कभी बताएंगे, वो बुक मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जो है इसमें भी ओपी गौबा की बुक अच्छी है, इसको पढ़ सकते हो। और इसमें तो कई है, डेविड बॉचर एंड केली की मुझे बहुत पसंद है, इसको थोड़ा देख सकते हो। जैसा मैंने बोला कि सबसे जो बेस्ट या सबसे अच्छी जो रिसोर्स है इग्नू की स्टडी मटेरियल है, कंप्लीटली फ्री है। आप गूगल पे जाओ, कोई भी टॉपिक आपको, मान लो कोई टॉपिक है महात्मा गांधी, और आप लिखो गांधी और ई ज्ञान कोश, और आपको जो है ई ज्ञान कोश .ac.in से जो है वो मटेरियल पीडीएफ में डाउनलोडेबल आ जाएगी, डाउनलोड कर लो, अपना एक लाइब्रेरी बना लो, और बेस्ट है। इसके अलावा स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी जो है वो फ्री है इस साइट पे, यहां जाके पढ़ो, बहुत मजा आएगा, थोड़ा डीपर होती है। और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका जो है वो भी फ्री है, इसमें भी काफी नॉलेज है हर टॉपिक पे। जे स्टोर की जो आर्टिकल है, अब तो इंडिया में इन्होंने कोविड के टाइम से फ्री कर दिया है, 100 आर्टिकल आप फ्री एक महीने में पढ़ सकते हो, केवल गूगल अकाउंट से। तो इससे आप जाके पढ़ो, वंडरफुल आर्टिकल्स जो आपको बहुत नॉलेज देंगे, वो यहाँ फ्रीली अवेलेबल है। कि विकीपीडिया तो है ही, और अब तो जो है जेन एआई आ गए हैं, जेन एआई आ गए हैं, चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, क्लाउड है, परप्लेक्सिटी, कई हैं। आप इसका फ्री वर्जन डाउनलोड, फ्री वर्जन में डाउनलोड भी नहीं, फ्री जो है ब्राउज से जाओ, ब्राउजर से, और आप जाके इसका फायदा उठा सकते हो। आप चाहो तो गो ले सकते हो 500 रुपए में चैट जीपीटी की, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं है। और यूट्यूब वीडियो तो वंडरफुल है, क्योंकि मैं इसी मीडियम से पढ़ाता हूं, तो मैं इसका फैन हूं। आपको फुल कोर्स, जैसे कि मेरे चैनल पे और कई और चैनल हैं जहां से कि आपको ऑलमोस्ट फुल कोर्स जो है फ्री मिल जाते हैं, तो उसके भी मैं भी बहुत फैन हूं इसका। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो, जैसा मैंने बोला कि जो मेरी अर्जित नॉलेज है, एक्सपीरियंस है मेरे अपने ओन स्टूडेंट लाइफ की, और जो पिछले 8-10 वर्षों से मैं जो अपने स्टूडेंट को देख रहा हूं, उसके बेसिस पे लेट अस सी सम ऑफ देम। अब बुक्स एंड रिसोर्सेज के बाद थोड़े से टिप्स मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। पहला यह है कि आप में से कई स्टूडेंट साइंस के होंगे क्लास 12 में, और वो ले रहे हैं
और इवन सोशल साइंस भी यदि आपने पढ़ा है तो सोशल साइंस साइंस से बहुत अलग है, एक अलग मिजाज चाहिए इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तीन बातें मैं यहाँ कहना चाहता हूं। एक कि यहाँ पे कोई भी जो कॉन्सेप्ट होता है लाइक लिबर्टी या राइट्स, इसका कोई एक मायने नहीं है, हाईली कंटेस्टेड है, इस पे डिबेट हो सकती है। कोई बोलेगा कि लिबर्टी का ये मायने है, कोई बोलेगा नहीं ये नहीं वो मायने है। इसी को कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट बोलते हैं। पॉलिटिकल साइंस में कोई भी कॉन्सेप्ट का एक फिक्स्ड मीनिंग नहीं है जैसे साइंस में है। दूसरा यह है कि कोई इसमें फिक्स्ड लॉ, फिक्स्ड फॉर्मूला साइंस की तरह नहीं होते हैं। न्यूटन्स लॉ नहीं है, एफ इजकल टू एम ए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ कोई राइट और रॉन्ग आंसर भी नहीं होता है। आप जो एग्जामिनेशन में लिखते हैं आपका व्यू पॉइंट होता है, वो सही है गलत है कुछ नहीं, आप गलत को भी डिफेंड करेंगे वही सही है, ये बहुत अलग है। देन डेवलप योर ओन अंडरस्टैंडिंग। ये इसमें ऐसा नहीं है साइंस की तरह कि ये लिखा हुआ है कि न्यूटन ने ऐसा कहा और आपने बस समझ लिया, आपका काम हो गया। आपको लिबर्टी के मायने आपको खुद समझना है। आप पहले पढ़िए कि डिफरेंट ऑथर क्या बोलते हैं, आपका सिलेबस क्या कहता है, फिर अपने दिमाग में गॉड ने आपको सेंस ऑफ रीजन दिया है, तर्क से उसको आंकिए और खुद अपना कॉन्सेप्ट बनाइए कि अच्छा ये लिबर्टी है। आप डेफर कर सकते हैं, इवन आप बड़े बड़े ऑथर से डेफर कर सकते हैं, आप में कैपेबिलिटी है। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है वही आपका इसेंस है पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का। वो कोई सही या कोई गलत नहीं होता। देन ये है कि एक्सटेंसिव वर्सेस इंटेंसिव, मैं आपको ये जरूर सलाह देना चाहूंगा कि 6 महीने का रफली एक सेमेस्टर होता है। पहला 3 मंथ जो है आप एक्सटेंसिव स्टडी कीजिए। एक्सटेंसिव स्टडी मतलब क्या है, कोई लिमिट नहीं है, जो मर्जी आए जहां से, जो रिसोर्सेज सोर्सेज हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन डिस्कशन डिबेट, अपने दिमाग में मनन करना सोचना और उससे कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए। यहाँ पे ये मत सोचिए कि हमको सेलेक्टिव पढ़ना है, यहाँ ये मत सोचिए कि इस किताब से पढ़ना है, जहां से भी पढ़ना है। लेकिन लास्ट 30-45 डेज में इंटेंसिव हो जाइए। इंटेंसिव मतलब क्या है, सेलेक्टिव स्टडी। अब यहाँ पे थोड़ी मेमोराइज भी करने की जरूरत पड़ेगी। इंडिया में अभी भी मेमोरी का रोल होता है एग्जामिनेशन में। तो थोड़ा सा आप सेलेक्टिव हो जाइए, कुछ चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं और बार बार आपको यहाँ पढ़ने की जरूरत है। थोड़ी बहुत नोट बनाने की जरूरत है, थोड़ा आंसर लिखने की प्रैक्टिस की जरूरत है, पास्ट ईयर्स पेपर देखने की जरूरत है। अब आप इंटेंसिव स्टडी कर रहे हैं। सेकेंड टिप मैं ये कहना चाहता हूं कि आप नोट्स बनाइए। साइंस में तो इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन सोशल साइंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपना कॉन्सेप्ट खुद डेवलप करते हैं। कॉन्सेप्चुअल मैप बनाइए, किसने क्या कहा, क्यों, इसका मायने क्या है, इसके डिफरिंग मीनिंग क्या है, एक मीनिंग दूसरे से कैसे, लिबर्टी इक्वलिटी से कैसे टकराता है, राइट्स जो है जस्टिस से कैसे टकरा जाता है। इन सब चीजों को जो है कॉन्सेप्चुअल मैप बनाइए। देन जैसे राइट्स है तो इस पे डिफरेंट डिफरेंट थिंकर ने क्या कहा है, जस्टिस पे डिफरेंट अमर्त्य सेन से लेकर रॉल तक ने क्या कहा है। तो वो एक कॉन्सेप्चुअल मैप अपने आप लिखिए उसको डायरी में या नोटबुक में और उसको रेफर कीजिए। और यदि आप नहीं बना सकते हैं या बनाते भी हैं तब भी गुड क्वालिटी नोट यदि किसी प्रोफेसर ने बनाए हैं, मैंने भी कोशिश की है आप लोगों के लिए, उस टाइप के नोट्स को आप रेफर कीजिए। सीनियर्स के हैं या किसी दूसरे के हैं, लेकिन बी केयरफुल, क्योंकि वो किसी दूसरे के अंडरस्टैंडिंग से है, तो वहां पे आपको एक अपनी अंडरस्टैंडिंग उसको खुद बनानी पड़ेगी। वहां आप कॉशियस रहिए। देन थर्ड टिप मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एस्से टाइप आंसर राइटिंग की। ये बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए है। हम लोगों की जो एजुकेशन सिस्टम जिससे आप पास करके आए हैं उसमें काफी एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 मार्क 2 मार्क 100 वर्ड 50 वर्ड ऐसे ऐसे आप लिख के आए हैं। वहाँ आसान होती है उस तरह से लिखना। यहाँ पे आपको जो है 4 पेज 5 पेज मतलब 800 से 1000 वर्ड जो है एक एक आंसर में लिखने पड़ेंगे। ये आसान नहीं होता है। ये एक तरह का एस्से है, हर क्वेश्चन एक एस्से है। और जैसा मैंने आपको बोला, आपका अपना व्यू पॉइंट है, कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है। अधिकतर में आपको जो है अपने व्यू देने होंगे, आपको आपको डिस्कस करना पड़ेगा, इलाबरेट करना पड़ेगा, क्रिटिकली इवेल्युएट करना होगा किसी कॉन्सेप्ट को या किसी स्टेटमेंट को। तो इसके लिए जो है आप लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस करें। और गुड जो एग्जामिनेशन गाइड या नोट्स है, यहाँ भी मैं आपको बोलूंगा, मैंने बहुत मेहनत से कोशिश की है आप लोगों के लिए एक मॉडल आंसर लिखने की, कैसा हो सकता है। ऑफ कोर्स वो ऐसा कुछ नहीं है कि वही बेस्ट है, आप उससे भी अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन मुझे जो लगा तो उसको, उस तरह के नोट्स को भी आप रेफर कर सकते हैं। देन चौथा टिप जो है वो ये है कि लॉन्ग टर्म कंपटीशन के लिए आप जरूर तैयारी करें। मुझे आप
पता है कि आप में से बहुत लोग सिविल सर्विसेज एग्जाम लेंगे, कई लोग जो हो सकता है एमए में आगे बढ़ेंगे, कई फॉरेन यूनिवर्सिटी जाएंगे, कहीं पे कोई बैंक की या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की जॉब वाले जो हैं उसमें चले जाएंगे, मैनेजमेंट में। उन सब में आपको क्या हेल्प, क्या मतलब चाहिए होता है? इंडिया में जो एग्जाम होता है, आपकी इंग्लिश की वोकेबलरी इम्पेकेबल चाहिए, बहुत अच्छी चाहिए। दूसरा है कि आपको थोड़ी रीजनिंग एंड अदर जो वर्बल नॉन वर्बल एबिलिटी होती है, वो आप बचपन से आप करते आए होंगे, नहीं तो अभी भी कर सकते हैं, वो आपको अच्छा चाहिए। और आपको एक जनरल अवेयरनेस, जो दुनिया में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, उसका रिलेट कर पाए अपने सब्जेक्ट से। तो मेरी आपको दो सलाह यहाँ पे है एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। एक, न्यूज़पेपर अच्छा जरूर पढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़िए, हिंदू पढ़िए, इस टाइप के कोई अच्छे न्यूज़पेपर, खास करके उसका जो एडिटोरियल पेज होता है, उस पेज को जहां एडिटोरियल लिखी होती है और उसके बगल में सबसे अच्छे आर्टिकल होते हैं, उसको पढ़िए। ये नहीं कि पेपर में कहाँ सेंसेशनल न्यूज है, कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कहाँ डकैती हुई, ये सब को छोड़िए। आप एडिटोरियल पेज पढ़िए और फिर मनन कीजिए कि वो किस इशू पे लिख रहा है, उसका क्या मायने है, और अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए। और एक अच्छा जर्नल पढ़िए, लाइक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जो है वन ऑफ द बेस्ट है, योजना है, और कई हैं, उसको आपको पढ़ना चाहिए, एक कोई चुन लीजिए। देन गुड वोकेबलरी अभी से बनाइए, 3 साल में तो आप चमत्कार कर सकते हैं। यदि एक वर्ड आपने एक दिन में अपना बना लिया, इवन एक वर्ड भी, तो 100 साल में 300 वर्ड, और 1000 इंग्लिश के अच्छे वर्ड यदि आपके हो गए, तो आपकी वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी। इसके लिए वर्ड पावर मेड इजी बुक आती थी पहले, जो अभी भी गोल्डन बुक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। अब तो नेट पे आप काफी चीजें देख सकते हैं। तो वोकेबलरी बिल्ड कीजिए। जो आर्टिकल आप पढ़िए, जैसे कि जितने भी बुक्स मैंने आपको बताया, उसमें कई वर्ड आपको मिलेंगे जो आपको पता नहीं होंगे उसके मायने, उसको सीधा पास मत कर जाइए, नेट पे जाइए, उसके मीनिंग देखिए, डायरी में लिखिए, और आप उसको यूज कीजिए, अपना बना लीजिए। देखो, ये जो पीरियड होता है ना 18 टू 22, आप बिताओगे 4 ईयर डिग्री कोर्स में, इस समय में मन और शरीर दोनों जो है विकसित हो रहे होते हैं। आप अभी पूरे तरह से एडल्ट बने नहीं हो। दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप अपना एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी बनाओ। ये आपको आपको जीवन भर हेल्प करेगा। इनफैक्ट यदि आपको एक जॉब ओरिएंटेड व्यक्ति बनना है, तो ये 4 साल में आप बहुत सारे ऐसे स्किल सीख सकते हो जो आपको बिल्कुल जॉब दिलाएगा, और जॉब में इंजॉयमेंट भी होगी, लाइफ भी इंजॉय करोगे। उसके लिए आपको जो है ना कॉन्सियसली अपने बॉडी और माइंड थॉट पे जो है और कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना होगा। मैं आपको ये बहुत सोच के बता रहा हूँ। इसमें आप चाहो तो बहुत अच्छी बॉडी बना सकते हो, उतने अच्छे थॉट डेवलप कर सकते हो, उतनी अच्छी लैंग्वेज पे कमांड, कुछ लैंग्वेज जरूर, हिंदी, इंग्लिश, दो तो जरूर जाननी चाहिए अपने मदर टंग के अनुसार, के अलावा और भी लैंग्वेज सीख सकते हो, और बहुत अच्छी आप पर्सनैलिटी डेवलप करने की कोशिश करो। बिल्ड ए वेल राउंडेड पर्सनैलिटी, और इससे लाइफ लॉन्ग आपको फायदा होगा। आप देखोगे कि मेटामॉर्फोसिस होता है 4 साल के अंदर। आप कोई गांव से आते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और आपको कोई पहचान नहीं पाएगा 4 इयर्स में, आपकी जो पर्सनालिटी जो डेवलप करती है। अभी यदि आप देखो कुछ बच्चों को जो जो अभी जंतर मंतर पे आंदोलन करते हैं, लाइक सौरभ दास को देखो, रंका को देखो, या दीप्के को देखो, या कितनी ही बच्चों को मैंने देखा है, वो इतनी वेल राउंडेड पर्सनालिटी उनकी हो गई है, वो इतनी दुनिया समझ गए हैं इस एज में, 25-26 साल में। तो उस टाइप का आप बनो जो कि खुद अट्रैक्ट होके आपको जो है कोई एम्प्लॉयबल समझे। और ये पॉसिबल है। उसके लिए 3 चीजों पे ध्यान दो, मैं कह रहा हूँ। योर बॉडी, एक्सरसाइज करो, अच्छी बॉडी होनी चाहिए। उसी शरीर ही केवल एक माध्यम है, याद रखना। मन आपका कुछ भी कहे, शरीर यदि साथ नहीं दे रहा तो कुछ नहीं कर पाओगे। और थॉट्स जो है बहुत ही उदार होने चाहिए। संकुचित थॉट मत रखो। हमारी जो इथोस है वो वसुधैव कुटुंबकम है। ये केवल इसको तोते की तरफ पढ़ना नहीं, उसको समझने की जरूरत है। पूरी दुनिया एक है। और यदि आप देखोगे, शंकराचार्य से लेकर के और रामानुज और जितने भी, विवेकानंद, तो उनका थॉट क्या है कि वन गॉड। और गॉड एंड जो जितने जो आप देखते हो एनिमेटेड या अनएनिमेटेड, मतलब निर्जीव सजीव जितनी चीजें, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, चिड़िया, मनुष्य, सब में वही क्रिएटर है, जो क्रिएटर भी है और खुद अपने को मैनिफेस्ट भी करता है इन सब चीजों में। मतलब गॉड का अंश हमारे में भी है, तुम्हारे में भी है, चिड़िया में है, पक्षी में है, जानवर में है। और जब कोई जो अल्टीमेट जो साल्वेशन होता है, उसमें आत्मा परमात्मा से मिलती है। यदि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आपको लगेगा सर ये क्या बोलना शुरू कर दिए। बिकॉज यदि ऐसे थॉट रखोगे ना, तो आपका माइंड जो है वो विकसित होगा।
हैव ए वेरी ब्रॉड माइंड, जिसमें पूरी दुनिया समा सके, ना कि संकुचित। एंड कम्युनिकेशन पे टोटल कंट्रोल। अपनी कुछ ग्रुप बनाओ, क्लब बनाओ, उसमें इंग्लिश में बात करो यदि आप हिंदी मीडियम से आए हो, और उसमें डिबेट करो, एक्सटेम्पोरे करो, क्विजेस करो। आपका देखो पर्सनैलिटी कैसे बदलता है। और पॉल साइंस हेल्प जो है, ये तो आपके पूरी जर्नी में आपके साथ रहने वाला है, फर्स्ट सेमेस्टर से लेके और जब तक कि आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो। आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो जो है, जितने आपके थीम है सभी पे, ऑलमोस्ट सब पे आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो फ्री मिलता है पॉल साइंस हेल्प यूट्यूब चैनल पे, जिसका हैंडल है @पॉल साइंस हेल्प। यूट्यूब में जाओ और सीधे @पॉल साइंस हेल्प लिखो, आपको मिल जाएगा। देन पीवाई की ये वीडियो, जैसे ही आप मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चन एनालिसिस वीडियो, जब आप पहुंचोगे फिफ्थ सेमेस्टर में, आपको सीयूईटी पीजी देनी होगी या जेएमआई या अदर पीजी एंट्रेंस टेस्ट, तो आपको मोर देन 125 वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें मोर देन 12,000 एमसीक्यूज डिस्कस्ड हैं, एंड विथ लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये एक पूरा स्टोर हाउस है ह्यूज अमाउंट ऑफ एमसीक्यूज का, और आपको वो सब फ्री मिलता है। देन आपको सेमेस्टर एग्जाम गाइड, आपके लाइफ को इजी करने के लिए मैंने खुद उसको लिखा है बेस्ट वे में, और हजारों हजारों स्टूडेंट ने उसका जो है फायदा उठाया है। पहले वो इंस्टा मोजो पे था, लेकिन अभी उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अब मैं उसको आपके नए जब एग्जामिनेशन आने से पहले उसको amazon.in पे डाल दूंगा, तो आप वहां उसको आराम से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें चैप्टर वाइज की पॉइंट्स होते हैं, मॉडल आंसर टेम्पलेट होते हैं। टेम्पलेट मतलब कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, डिस्कशन एंड कंक्लूजन के फॉर्म में, जिसको कि आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। सभी पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन इसमें है, पिछले 5 साल के और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिखे होते हैं आपके लिए, वंडरफुल वे है। और 3 सेट्स और सैंपल पेपर भी होते हैं। देन ऑनलाइन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी हैं, यदि आप सीयूईटी पीजी देना चाहते हो तो आपके लिए फाउंडेशन बैच है, मॉक टेस्ट सीरीज है, और जब एक बार आप मास्टर्स में चले जाओगे तो यूजीसी नेट के लिए भी जो है फाउंडेशन बैच है और टेस्ट सीरीज है, और उनके लिए भी बहुत सारे जो है पीवाई क्यूए वीडियोस है। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह के प्रयास को, जो पैशन है मेरे में और भी जो जिन लोगों में, उनको बढ़ावा दें। और बढ़ावा आपके लिए क्या है? बस आपको थोड़े से मेहनत करनी है कि आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। याद रखिए कि नॉलेज ऑलवेज शेयर करने से बढ़ता है। केवल यही एक धन है जो संचित करने से सड़ता है और बांटने से बढ़ता है। पिकूलियर, इसलिए इसको बांटें, सबको बताएं। और आप पॉल साइंस हेल्प से जुड़ सकते हैं। आप वेबसाइट जो है paulsciencehelp.in है, इस पे आपको कई चीजें फ्री मिलती हैं। ईमेल जो है paulsciencehelp@gmail.com है, आप लिखें, आपके सवालों के मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम चैनल @paulsciencehelp है, इसमें आप ज्वाइन करें इस चैनल को, तो आपको सारे इंफॉर्मेशन, न्यू वीडियोस एंड ऑल यहाँ मिलेंगे। एंड ट्विटर, जिसको आप एक्स कहते हैं, वो है @paulsciencehelp। आजकल काफी वहां पे हम मुद्दे रेज करते हैं जो स्टूडेंट के लिए होती है, आप वहां पे अपनी बात को रख सकते हैं। मिलेंगे किसी एक और वीडियो के साथ, और बहुत जल्द आपके एग्जाम गाइड के साथ भी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, एंजॉय योर फर्स्ट सेमेस्टर।